वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ रीजनिंग का क्यूबिक रीजनिंग जो है आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। इसका पार्ट 2 आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने आपको बेसिक इसका कंसेप्ट सिखाया था, बेसिक शॉर्ट ट्रिक सिखाया था कि किस तरह से क्यूब से रिलेटेड जो एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। पार्ट 2 में हम आपके साथ कुछ उससे रिलेटेड जो है और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जाकर हम लोग पार्ट 3 बनाएंगे और पार्ट 3 में हम आपके साथ बॉक्स से रिलेटेड जो है कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। क्यूब और बॉक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो लगभग निश्चित ही रहता है एसएससी के एग्जामिनेशन में। चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन दीजिए, चाहे सीजीएल दीजिए या एमटीएस दीजिए, सीएचएसएल दीजिए, जहाँ भी रीजनिंग पूछा जाता है एसएससी के एग्जामिनेशन में आपसे जो है क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर करता है। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिए। काफ़ी आसान होता है, 10 सेकेंड 15 सेकेंड लगेगा आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में और आप लोग आसानी से उसे स्कोर जो है गेन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो लोग जरूर पार्ट 1 देखें और अगर जहाँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 2231। ये देखिए क्यूब है, आप लोग डाइस जानते हैं, डाइस क्यूब या डाइस बोल सकते हैं, इसको डाइस भी बोल सकते हैं। क्यूब या डाइस एक ही तरह का मतलब स्ट्रक्चर होता है, डाइस की तरह कहीं मतलब क्यूब के तरह कहीं स्ट्रक्चर रहता है। इसको क्यूब को हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। डाइस पार्ट 2, डाइस पार्ट 1 जो है आपको किए थे। बॉक्स से रिलेटेड भी करेंगे क्वेश्चन। चलिए 1 2 3 है, यहाँ 3 5 6 है, 4 2 5 है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि 3 का अपोजिट फेसेस कौन होगा। तो देखिए 3 का अगर अपोजिट फेसेस हमको देखना होगा तो देखिए कि 3 किस में है। अगर ये फर्स्ट और सेकेंड अगर डाइस को देखते हैं, लूडो का जो डाइस होता है आप लोग जानते हैं ना, सिक्सर जो लूडो का होता है, तो वो जो है यही है। देखिए यहाँ पर दोनों डाइस में 3 3 है। तो क्या करेंगे, बाकी सारे चीज़ को देखिए, इसमें 1 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 6 5 है। तो इसे कॉमन सेंस अगर देखा जाए, जो एक डाइस होता है उसमें 6 फेसेस होते हैं और फेसेस में क्या क्या लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 और 6। अगर जैसे 3 टॉप पर है तो उसके बॉटम वाला जो है आपको नहीं दिखेगा। मतलब कि कोई एक ही मतलब यार 2 अगर टॉप पर है, टॉप वाला दिखेगा आपको, बॉटम वाला हिस्सा नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि जो 3 है, 3 का जो बॉटम में होगा वो मतलब अपोजिट साइड में जो होगा तो वो जो है मुझे नहीं दिखेगा। तो देखिए 3 यहाँ दिख रहा है तो इसका मतलब इसका जो अपोजिट हिस्सा है वो नहीं दिखेगा। तो 3 के देखिए बगल में 1 2 दिख रहा है, 5 6 दिख रहा है। 3 के अपोजिट हमको निकालना है। 1 देखिए यहाँ पे दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकता अपोजिट में। 5 6 भी दिख रहा है, मतलब ये दोनों भी अपोजिट में नहीं हो सकता है। तो बचा क्या, केवल 4 बचा है। इसका मतलब 3 का जो अपोजिट में होगा वो क्या होगा, 3 का अपोजिट में आपका 4 होगा। 3 का अपोजिट में आपका 4 होगा, यही 4 आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये है निकालने का। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो कॉमन है उस पर जाइए आप लोग। जैसे ये दोनों डाइस में 3 कॉमन है तो 3 लिख दीजिए पहले, उसके बाद क्लॉकवाइज मूवमेंट कीजिए। ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट करना है जिस दिशा में आपका घड़ी चलता है। तो देखिए 3 के बाद क्या है, 1 है, 1 के बाद 2 है, 3 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है। फिर यहाँ पर भी क्लॉकवाइज मूवमेंट कीजिए। सेकेंड डाइस में 3 लिखिए, 3 के बाद क्या है, 5 है, 5 के बाद क्या है, 6 है। अगर इसमें देखें तो ये जो आ रहा है आपका 2 का अपोजिट 6 होगा, 1 का अपोजिट 5 होगा और 3 का अपोजिट जो है यहाँ पर जो बच गया टर्म वही होगा। तो 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। क्योंकि ये केवल 4 बचा है तो इस कॉमन टर्म वाले 3 को एक को कैंसिल करके यहाँ पे हम लोग 4 लिख देते हैं। तो इस तरह से भी बनाते हैं। तो यहाँ से भी 3 का अपोजिट 4 आ रहा है और इस मेथड से कॉमन सेंस से भी आपका 3 का अपोजिट 4 आ रहा है। हालांकि इस क्यूब का कोई भी यूज नहीं हुआ, तो नहीं हुआ यूज तो इसको छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये डाइस का कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा, केवल ये दोनों से ही मेरा आंसर निकल गया। और 4 जो दिया रहेगा वहाँ पर आपको करेक्ट करके आ जाना है, आगे बढ़ जाना है। चलिए सेकेंड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम में है कि अपोजिट साइड ऑफ 6। तो ये 4 डाइस दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि 6 का अपोजिट क्या होगा। तो देखिए अगर इस दोनों डाइस को देखते हैं, इस 2 डाइस को पहले देखिए, दोनों में 6 है। तो
यहाँ पर क्या है, 6 के इधर 2 है, 3 है, 2 है, 4 है। तो यहाँ पर देखिए ये ऐसा केसेस है जिसमें कि 2 टर्म कॉमन है, 6 और 2 यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ भी 6 और 2 कॉमन है। तो इसका मतलब क्या है कि हम आपको ये एक ट्रिक बताए थे, अगर 2 कॉमन रहे, 6 और 2 जैसे 2 वर्ड कॉमन रहे, तो जो बाकी बचा हुआ वर्ड होता है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। जैसे 6 2 यहाँ पर है, यहाँ भी 6 2 है, तो इसका मतलब 3 और 4 जो है एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो 3 और 4 जो है एक दूसरे का अपोजिट होगा, ऐसे लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं इस दोनों डाइस से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 6 और 4 ये दोनों में कॉमन है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। बचा कौन सा टर्म, यहाँ पे 2 बचा और 5, इसका मतलब 2 और 5 जो है एक दूसरे का अपोजिट होगा। अब ऐसे भी कॉमन सेंस लगाइए, 6 ही नंबर है, उसमें 2 5 के अपोजिट हो गया, 3 4 के अपोजिट हो गया, तो जो बाकी बचा हुआ 1 और 6 है ये क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट। यही तो बाकी 2 बचा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों ही केवल एक दूसरे का अपोजिट होगा यहाँ पर। तो ये 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 का अपोजिट हो जाएगा, 6 का अपोजिट होगा 1। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे पूछेगा 6 अगर टॉप पे है तो बॉटम में क्या होगा, तो 1 होगा। पूछेगा 1 टॉप पर है तो बॉटम में कौन होगा, 6 होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो आप लोगों को उसमें घबराना नहीं है। तो इसका 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से भी आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। या फिर अगर इस दोनों डाइस को देखें, इस दोनों डाइस को देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि एक पॉइंट कॉमन है, केवल 4। एक मेथड तो ये है कि आप लोग इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड आपके साथ अब डिस्कस कर रहे हैं। इन दोनों डाइस को देखिए, जब इन दोनों डाइस को देखते हैं तो क्या होता है, 4 4 है, तो यहाँ से क्या कीजिए, 4 लिखिए, इसका क्लॉकवाइज मूवमेंट कीजिए, क्या होगा 4 6 5। फिर यहाँ से भी क्लॉकवाइज मूवमेंट कीजिए, तो 4 ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या बचा क्या था, यहाँ पे जो बाकी बचा हुआ है, जैसे 3 नहीं लिखाया है तो 3, एक 4 को कैंसिल करके 3 लिख दिए। अब यहाँ पर भी देखिए 6 का अपोजिट क्या आया, 1 आया, तो 6 का अपोजिट 1 है। 5 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 3। तो ये इस तरह से भी 2 मेथड है, ये सेकेंड मेथड आपको बताएं। तो किसी भी तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको आंसर मैच कर जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड नंबर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। पूछ रहा है अपोजिट साइड ऑफ 3 का अपोजिट साइड क्या होगा। अगर इसको देखें तो 3 देखिए कहाँ कहाँ है मेरा, इस डाइस में आपका 3 है, और इस डाइस को हम लोग कंसिडर करते हैं। यहाँ पर 5 देखिए, अगर इन दोनों डाइसों को देखा जाए तो एक देखिए यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर भी 5 है, मतलब इन दोनों डाइसों में एक कॉमन टर्म है। कौन सा वो कॉमन टर्म है, वो है 5 दोनों में कॉमन है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट हम लोग करा देंगे। जैसा कि हमने एक रूल सीखा है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट करके हम निकालते हैं। तो पहले लिखेंगे 5, उसके बाद क्लॉकवाइज में देखेंगे कौन सा है, 6 से आगे, फिर आगे क्या है, 3 है। क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे जानते हैं, घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, घड़ी आपका इसी दिशा में मूवमेंट करता है। फिर नेक्स्ट देखिए, इस 5 के नीचे ही अगला 5 लिखेंगे, इसको भी आप लोग क्लॉकवाइज लिखिए। 5 के बाद क्या आएगा, 1, मतलब इसी सीक्वेंस में लिखना है। ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ पर 4 लिख दीजिएगा, क्योंकि 4 लिखिएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो आपको क्लॉकवाइज लिखना है। 5 के बाद 1 है, 1 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसको अगर देखते हैं तो बचा कौन सा टर्म, 1 आ गया, 2 देखिए नहीं आया है, तो एक 5 को कैंसिल करके आपको यहाँ पर 2 लिख देना है। तो देखिए 5 का अपोजिट 2 हो गया, 6 का अपोजिट 1 हो गया, 3 का अपोजिट 4 हो गया। तो ये जो आता है आपका रिजल्ट, ये अपोजिट वाला आता है, ये इसके अपोजिट है। इसको दोनों तरह से बोल सकते हैं, 3 का अपोजिट 4 या 4 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 1 या 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 2। इस तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। तो ये आपका आंसर होगा 3 का अपोजिट क्या होगा, आपका आंसर होगा 4। तो ये 4 आपका आंसर हो गया। दूसरा मेथड्स क्या कर सकते हैं आप लोग, इन दोनों डाइस को भी देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है कॉमन। तो आप लोग अपने से भी इसको करके देखिए कि क्या इस तरह से आता है क्या। फिर इस मेथड्स को लगाते हैं, 4 क्लॉकवाइज में मूवमेंट करते हैं, 4 5 6, फिर यहाँ से क्लॉकवाइज मूवमेंट कराते हैं, तो 4 1 2। तो देखिए यहाँ बचा क्या है, केवल एक 3 नहीं है, तो इस 4 को कैंसिल करके 3 कर देंगे। तो देखिए 4 का अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया, 3 का अपोजिट 4 हो गया। तो ये आपका एकदम सही है। तो दोनों तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसे
बहुत जल्दी 10 सेकेंड 5 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपोजिट साइड ऑफ 3 का अपोजिट साइड कौन सा होगा। तो अगर देखें, अगर इन दोनों डाइस को देखें तो यहाँ पर आपको एक 3 जो है कॉमन आ रहा है, तो इन 3 को हम लोग रख लेते हैं। कोई भी 2 डाइस को उठा कर ले लेना है आपको सबसे पहले स्टार्टिंग के लिए। देखिए ये दोनों भी डाइस कोई कितना लोग लेगा तो वो भी सही हो जाएगा, ये दोनों डाइस लेके करेंगे तो वो भी सही हो जाएगा। हम दोनों करके आपको दिखाते हैं। पहले इन दोनों डाइस को जो हम स्टार्टिंग में लिए हैं इसको करते हैं। यहाँ देखते हैं 3 है, यहाँ भी 3 है, एक 6 है, यहाँ भी 6। देखिए 2 टर्म कॉमन हो गया। अगर इन दोनों डाइस को देखा जाए तो 2 टर्म कॉमन हो गया, 3 और 6। अगर 2 टर्म कॉमन हुआ तो जो बचा हुआ टर्म है एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर बचा हुआ 1 है और इस यहाँ पर बचा हुआ 2 है, तो इसका मतलब 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। तो एक तो रिजल्ट हमें पता चल गया, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। मेरा क्वेश्चन है कि 3 का अपोजिट क्या होगा। तो चलिए एक और रिलेशन निकालने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए एक 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इसका मतलब इन दोनों डाइस में अगर देखा जाए तो ये देखिए 3 1 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 3 1 है। ये 3 1 कॉमन है, तो बचा क्या, बचा हुआ है 5 और 6। इसका मतलब 5 और 6 एक दूसरे का अपोजिट होगा। ये रूल हमने पार्ट 1 लेक्चर में डिस्कस किया था डाइस का। तो 5 और 6 एक दूसरे का अपोजिट हो गया। अब बचा क्या, तो अगर 1 2 भी हो गया, 5 6 भी हो गया, तो बचा 3 और 4। तो 3 और 4 एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अपोजिट साइड ऑफ 3 क्या होगा। तो अपोजिट साइड ऑफ 3 क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर लिखिए अपोजिट, जो अपोजिट मतलब होता है विपरीत मतलब साइड, अपोजिट साइड ऑफ 3 इज 4। ये 4 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से करके भी आप लोग बना सकते हैं। चलिए, और ये दोनों से ये देखिए मतलब 2 डाइस को सॉल्व किया तो आपको आंसर आया। या आप और भी कोई अगर इसमें देखिए एक डाइस छूट गया, तो इस तरह से आपका एक डाइस छूट जाएगा तो आप परेशान मत होइएगा कि ये डाइस का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस्तेमाल हो जाता तो और अच्छी बात है। तो आपके पास जो आइडिया था उस हिसाब से यूज नहीं हुआ इसका। हालांकि कोई और दूसरा आइडिया लगाता, जैसे ये दोनों डाइस ले लेता कोई, तो ये जो है इस डाइस का भी इस्तेमाल हो जाता है। देखिए ये दोनों डाइस अगर लेते तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5 5 दोनों में कॉमन है, तो हम लोग 5 लेते, इसके बाद क्लॉकवाइज मूवमेंट कराते हैं। तो 5 ऐसे क्लॉकवाइज मूवमेंट कराते हैं, 5 4 2। देखिए एक ही मेथड्स आपको अप्लाई करना है। आपको 2 मेथड्स बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों मेथड्स आप लोग अप्लाई कीजिएगा एग्जामिनेशन में। बस एक मेथड से आपको आंसर निकाल लेना है, क्योंकि इसमें गलत होने का कोई चांसेस नहीं रहता है। फिर यहाँ देखिए 5 जो है इन दोनों में 5 कॉमन था, तो यहाँ से क्लॉकवाइज मूवमेंट कीजिए। तो 5 3 1, तो यहाँ पे 5 लिखिए, 3 लिखिए, 1 लिखिए। तो यहाँ पर जो टर्म नहीं है उसको यहाँ पर एक 5 को कैंसिल करके लिखते हैं। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 नहीं है, तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। तो अपोजिट ऑफ 3 देखिए क्या है, अपोजिट ऑफ 3 यहाँ पे 4 आया। तो यहाँ से भी आपको अपोजिट ऑफ 3 4 आ रहा है। इस तरह से 2 डाइस को इस तरह से सॉल्व करके भी आपको 4 आया था। तो ये क्या है, काफ़ी एक्यूरेट है। आपको जो है ये मतलब कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए हम दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि आप किसी भी मेथड को फॉलो कीजिए, आपका आंसर आएगा। चलिए, उम्मीद है कि आपको बहुत चीज़ सीखने के लिए इसमें मिल रहा है और आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। चलिए, अपोजिट साइड ऑफ 2 देखा जाए। 2 का अपोजिट साइड क्या होगा। तो देखिए 2 है, यहाँ पर 6 3 है, यहाँ पर 3 6 है, यानी 2 टर्म देखिए यहाँ पर 3 6 कॉमन है। आपको पता है कि अगर 2 टर्म कॉमन रहे तो जो बचा हुआ टर्म है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। इसका मतलब 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट हो जाएगा 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं क्योंकि 2-3 एग्जाम्पल में आपको इस चीज़ को समझा चुके हैं। तो अगर इस तरह से नहीं कीजिएगा तो और भी मेथड्स है। क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए 5 3 है, यहाँ भी 5 3 है, यानी 6 का अपोजिट 4 हो जाएगा। फिर इन दोनों को यूज करके भी आप लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे मेथड्स है, लेकिन आपको जो है सबसे आसान यही रहेगा कि 3 6 यहाँ देखे हमें 2 का अपोजिट पूछा जा रहा है, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, बाकी बचा हुआ 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 6 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया अपोजिट ऑफ 2 का विपरीत दिशा में कौन सा होगा। 2 का अपोजिट आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है।
तो देखिए यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 2 कॉमन, यहाँ भी 2 है, 2 और 3 देखिए दोनों कॉमन है, बचा क्या, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जो आपको रिजल्ट मिल रहा है 2 डाइस से वो लिख दीजिए, 1 का अपोजिट 4 हो रहा है। कैसे अब 1 का अपोजिट 4 हुआ, तो देखिए 2 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 3 है, तो जो बाकी बचा हुआ रहता है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, तो 1 और 4 अपोजिट हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए इन दोनों डाइस को देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, तो क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। 3 है, इसके क्लॉकवाइज में 1 है, 1 के क्लॉकवाइज में 2 है, 3 1 2, फिर 3 इसके देखिए इस तरह से मूवमेंट हुआ, फिर यहाँ पर भी क्लॉकवाइज होगा, तो 3 4 5। तो इसको जो है बचा हुआ जो है 3 का, यहाँ एक 6 नहीं था इसमें, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। तो यहाँ आंसर आपका 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। तो ये 5 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको जो है क्लॉकवाइज रोटेशन आप लोगों को सिखाएं। आप लोग को मन में एक डॉट हो रहा होगा कि जब भी 2 कॉमन होता है तो आप सर नहीं लेते हैं, 2 कॉमन रहता है तो आप क्लॉकवाइज मूवमेंट नहीं कराते हैं, लेकिन जब 1 कॉमन रहता है तो आप क्लॉकवाइज मूवमेंट कराते हैं। देखिए जनरली जो आपको रूल बताए हैं हम, इसमें कि ये आप लोगों को क्लियरिफाई कर दिया, अगर 2 कॉमन हो जाए तो फिर उस केसेस में आपका जो है बात देखिए, अगर करने का मन भी हो जाए तो रिजल्ट आपको फाइनली देखिए क्या आएगा। अगर कोई स्टूडेंट के मन में ये डॉट चल रहा है तो देखिए अगर 3 को लेते हैं, 3 2 4 क्लॉकवाइज मूवमेंट करा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा इसलिए नहीं करवा रहे थे। देखिए करके देखते हैं। फिर देखिए क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर कराते हैं तो क्या होगा, 3 का यहाँ पे कराते हैं, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3 1 2 हो जाएगा। तो क्या क्या हो रहा है, 3 का 3 जा रहा है, 2 का 1 जा रहा है, 4 का 2 जा रहा है। तो अगर मेरा क्या रिजल्ट आया, 2 का अपोजिट 5। देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से अगर करने से क्या हो रहा है कि जो मेरा जो रियल रिजल्ट है उसमें जो है हमें रॉन्ग आ रहा है। मतलब जो रियल रिजल्ट है 2 का अपोजिट 5 है, लेकिन यहाँ 2 का अपोजिट 1 है। तो ये इस तरह से ये रूल फ्रेम नहीं है। तो आप अगर यहाँ इस तरह से रूल अगर फ्रेम करते हैं अपने मन से तो आपको जो है वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो है आप लोग अपने मन से ये जब 2 कॉमन रहे तो उस टाइम आपको ये यूज नहीं करना है। ये मेथड्स आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है जब 2 कॉमन रहे। इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह के रूल को यूज करने से जहाँ कि आपका आंसर गलती हो जाए। तो इसलिए इस रूल को आप लोग फॉलो नहीं कीजिएगा। जनरली आप इस रूल को फॉलो कीजिएगा कि जब 1 कॉमन रहे तब जाकर आपको इस वाले मेथड्स को अप्लाई कीजिएगा, क्लॉकवाइज मेथड का। और अगर जब 2 कॉमन रहे तो उस टाइम क्या करना है कि इन दोनों में जैसे 3 2 कॉमन है तो जो बाकी बचा हुआ एक दूसरे का अपोजिट कर देना है। तो ये हम जानकर गलत आपको करके दिखाए ताकि आप एग्जामिनेशन में इस तरह का गलती नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट 7th नंबर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर है 6 4 2 4 2 3। इफ द नंबर ऑफ डॉट्स इज 3 एट द बॉटम देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डॉट ऑन द टॉप। कहता है कि अगर बॉटम पर यानी कि 3 का अपोजिट क्या होगा। अगर बॉटम पर नीचे में अगर 3 है तो टॉप पर क्या होगा। टॉप और बॉटम मतलब एक दूसरे का अपोजिट फेसेस में, तो 3 का अपोजिट फेसेस में क्या होगा। तो ये देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर देखिए ये 3 है, 4 4, देखिए 4 डॉट यहाँ भी है, यहाँ भी 4 डॉट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही कॉमन है दोनों में, बस यही 4 4 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लॉकवाइज मेथड्स को हम अप्लाई कर रहे हैं। बस घड़ी जिस दिशा में मूवमेंट करता है वही क्लॉकवाइज होता है, बस इतना सा बात को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा 4 2 6, फिर ये क्या हो जाएगा 4 3 2, बचा क्या है 5 है, तो एक 4 को कैंसिल करके 5 लिख दीजिए। तो 3 का अपोजिट क्या है, तो 2 है, 3 का अपोजिट 2 है, तो ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये 3 का टॉप पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा, ये 2 आपका आंसर हो गया। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर प्रॉब्लम। इफ देयर आर 3 डॉट्स एट द बॉटम, 3 जो है बॉटम पर है, तो पूछ रहा है हाउ मेनी डॉट एट द टॉप, तो टॉप पे कितना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा ये भरना है आपको। 3 जो है नीचे में है तो ऊपर में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखें तो 3 2 6 है, तो ये दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 6 6 दोनों में कॉमन है, ये 3 3 भी कॉमन है, 6 और 3 कॉमन है।
ये 6 और 3, देखिए ये दो फेसेस कॉमन है, यहाँ भी 6 और 3 कॉमन है। बचा हुआ कौन है? 2 और 4, यानी 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 का अपोजिट आपका 4 हो जाएगा। 2 का अपोजिट आपका 4 होगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 3 डॉट एट द बॉटम, 3 अगर बॉटम पे है तो टॉप पे कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर इसको देखें तो हमें जो है कोई भी 2 का अपोजिट तो 4 आ रहा है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 3 के टॉप पर क्या होगा। अब तो कुछ आंसर कैसे करेंगे, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बेसिक रूल से जाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर 2 है तो 2 के बगल में कौन कौन सा है? 2 के बगल में 6 है और 3 है। 2 के बगल में क्या क्या है? 6 है और 3 है। तो जो बगल में है वो तो 2 के नीचे तो नहीं हो सकता या टॉप पे तो नहीं हो सकता। 2 जहाँ पर है, अगर नीचे में है 2 तो उसके ऊपर में मतलब क्या होगा, मतलब नहीं हो सकता है। तो ये देखिए 3 है, हमारा क्वेश्चन है 3 से, तो 3 पर फोकस करते हैं। 3 के बगल में क्या क्या है? 2 और 6 है। तो इसका मतलब 3 के टॉप पर तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसके बगल में है। जो टॉप पर होगा कोई दूसरा टर्म होगा। इसका मतलब अगर 1 2 3 4 5 6 अगर लिखें तो यहाँ पर देखिए 3 तो इसके टॉप में निकालना है हमको। तो इसके बगल में कौन जो टर्म है उसके बगल में, उसको कैंसिल कर दिए जाते हैं, क्योंकि जो बगल में है वो तो टॉप पे नहीं होगा, कहीं एक ही जगह तो होगा। 2 और 6 है बगल में, यहाँ पे देखिए 3 के बगल में 2 और 6 है, तो 2 और 6 को कैंसिल कर देते हैं। ये तो नहीं हो सकता है 3 के टॉप पे, मतलब सबसे ऊपर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके बगल में पहले से है। उसी तरह यहाँ देखिए 3 के बगल में 4 और 6 है, तो 6 तो पहले से कटा हुआ, 4 भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि 3 के जो टॉप पर है वो या तो 1 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो 1 होगा या तो 5 होगा। तो देखिए 1 और 5 जो है फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो दो डाइस दिया हुआ है इससे क्लियर नहीं हो रहा है कि या तो 1 होगा टॉप पे या 5 होगा। ये अगर एक और डाइस रहता बना हुआ तो तब क्लियर हो जाता, लेकिन अभी ये 2 डाइस इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो आपका आंसर जो है 1 और 5 में से कोई भी हो सकता है 3 के टॉप पे, तो यहाँ पर 1 और 5 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए 9th नंबर प्रॉब्लम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए इफ़ द नंबर ऑफ डॉट्स इज 3 ऑन द टॉप, कहता है 3 जो है टॉप पर है, तो कहता है बॉटम पर कौन होगा, मतलब उसके अपोजिट फेस पे कौन होगा। ठीक है, सबसे ऊपर 3 है तो नीचे में क्या होगा। यहाँ देखिए 3 को देखते हैं, ये 3 है आपका, 3 है। यहाँ पे दोनों में देखिए कुछ कॉमन है क्या, ये 2, यहाँ भी 2 कॉमन है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा दीजिए। तो क्या होगा, देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो 2 1 5, यहाँ पर भी मूव कराइए। जहाँ कॉमन है, जो टर्म कॉमन है वहीं से क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कराते हैं। तो 2, ये 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया। तो ये बचा कौन सा टर्म यहाँ पर, तो ये 4 बचा हुआ है। तो 2 का अपोजिट 4 है, 1 का अपोजिट 6 है, 5 का अपोजिट 3 है। तो 3 का अपोजिट क्या है, तो ये होगा 5। ये आपका आंसर हो गया, 3 का अपोजिट 5। ये एक दूसरे का हम बता चुके हैं कि ये अपोजिट होता है। चलिए नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। क्यूब से रिलेटेड ये आपका 10th प्रॉब्लम है और ये लास्ट प्रॉब्लम है, और उसके बाद जाकर जो है हम बॉक्स स्टार्ट करेंगे। बॉक्स का आपको एक लेक्चर में थ्योरी और प्रॉब्लम दोनों डिस्कस कर देंगे, क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर है वो। तो चलिए इसको देखते हैं। पूछा है कि व्हाट अल्फ़ाबेट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इस सवाल को अगर देखें तो हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह आपको निकालना है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, जो बेसिक रूल सीखे हैं उसी से करते हैं। पहले यहाँ देखिए DMS है और यहाँ भी MS है, यहाँ भी MS है, 2 जगह कॉमन रहे, 2 टर्म कॉमन है, तो जो बचा हुआ टर्म रहता है वो अपोजिट हो जाता है। तो D का अपोजिट क्या हो जाएगा, देखिए ये MS कॉमन है, 2 टर्म, तो बचा हुआ टर्म अपोजिट हो जाता है। तो इसका मतलब D का अपोजिट W हो जाएगा। तो D का अपोजिट अगर W है तो उसके बगल में तो W नहीं रह सकता है। इसका मतलब जो है यहाँ पर जो ये 4th ऑप्शन दिया हुआ है, D के यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कर रहा है W होगा, तो ये W तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने अभी तुरंत क्लियर किया कि D का अपोजिट में W है। तो जब अपोजिट में तो बगल में कैसे होगा, कहीं एक ही जगह तो होगा ना, तो इसलिए यहाँ पर W नहीं होगा। अब देखिए D का अपोजिट में D तो नहीं होगा, क्योंकि एक डाइस में दो टर्म तो है नहीं, यहाँ पे सारा अलग अलग टर्म करना है, तो ये भी नहीं होगा।
अब या तो एस होगा या तो यू होगा। तो देखिए इसको नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगर इस डाइस को देखें तो यहाँ पर डी है, यू है, वाई है, और यहाँ पर इस डाइस को देखते हैं तो ये दोनों डाइस में एक कॉमन टर्म आ रहा है। इन दोनों डाइस में डी जो है कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी डी है, यहाँ पर भी डी है। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखते हैं इसको क्लॉकवाइज में। यहाँ से इसको क्लॉकवाइज में लिखिएगा, इसको फिर यहाँ से क्लॉकवाइज में लिखिएगा। तो आप लोग कर लीजिए। देखिए डी है, डी के बाद क्या होगा क्लॉकवाइज में, यू होगा, उसके बाद वाई होगा, फिर डी, फिर एस, और ये एम होगा, और ये डी कट के क्या बचे, एक केवल टर्म छूटा हुआ डब्लू, तो यहाँ पे डब्लू हो जाएगा। तो डी के अपोजिट में डब्लू है, यू के अपोजिट में एस है, वाई के अपोजिट में एम है। तो एम के अपोजिट में क्या है, वाई है। तो अगर एम के अपोजिट में वाई है तो एम के बगल में तो वाई मतलब नहीं है, मतलब एम के अपोजिट में वाई है तो वाई नहीं हो सकता यहाँ पे, तो वाई तो है भी नहीं ऑप्शन में। फिर अगर देखा जाए तो यू के अपोजिट में एस है, तो एस है यू के अपोजिट में, और अगर जहाँ यहाँ पर हम लोग यू रखते हैं तो डी यू हो जाएगा, वाई का अपोजिट एम हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है फुलफिल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर यू रखते हैं हम लोग क्वेश्चन मार्क की जगह पे, तो देखिए डी यू दो टर्म कॉमन हो गया, और वाई का अपोजिट एम, ये कंडीशन भी फुलफिल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यू होगा। अगर किसी ने यहाँ पर एस डाला, अगर यहाँ एस रखते हैं तो हमारा जो कंडीशन है वो हमारा फुलफिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि डी के बाद देखिए यू और एम हो जाएगा, यू के अपोजिट एम हो जाएगा उस केसेस में। तो यू के अपोजिट तो एम नहीं है, यू के अपोजिट तो एस है, तो इसलिए ये भी कंडीशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये केवल जो है एक ही कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अगर जहाँ यहाँ पर यू रखते हैं तो ये डी यू दोनों कॉमन हो जाएगा, वाई का अपोजिट एम हो जाएगा। जो यहाँ से हमें वाई का अपोजिट एम पता चला था, ये भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है करने के लिए आना चाहिए, एनालाइज करने के लिए आना चाहिए। डाइस का प्रॉब्लम काफ़ी आसान प्रॉब्लम होता है आपके एग्जामिनेशन में, आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और आराम से आप 10 सेकेंड में बना सकते हैं क्वेश्चन को, और टाइम सेविंग करके बाकी का सारा समय आप लोग मैथ्स बनाने में लगा सकते हैं। इसलिए रीजनिंग का हम आपको इसी तरह का शॉर्ट ट्रिक बताएंगे चैनल पर, जिसमें कि आप जो है रीजनिंग में कहा जाता है कि अगर 25 क्वेश्चन आया हुआ है तो आप उसे 10 से 12 मिनट में सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ताकि बाकी जो समय बचे आपका रीजनिंग से वो आप मैथ्स में लगा सकें और मैथ्स का ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। क्योंकि जनरली क्या होता है कि मैथ्स में टाइम टेकिंग होता है, आप किसी भी एग्जामिनेशन में जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ता है, करना पड़ता है, लेकिन इन सारे क्वेश्चन में आप अगर एक लाइन भी लिखते हैं तो उससे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए, आपको उम्मीद है कि ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हुआ है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, और जो लोग सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं वो लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड।